हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर 11 पर। जॉब डिजाइन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होते हैं, यहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करें लेक्चर को, क्योंकि सबको पता है, ऑलरेडी मैं सब चीज़ें बता चुकी हूँ। चैनल पर विजिट करना है अगर लास्ट यूनिट को देखना है, जैसे 10th यूनिट होगी, 9th होगी, 8th होगी, 7th होगी, 6th होगी, कोई भी यूनिट आपको देखनी है, आप पीछे मतलब चैनल पे जा सकते हैं। चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, कंटेंट भी और पीडीएफ भी। चलो जॉब डिजाइन के बारे में समझते हैं एक्चुअल में होता क्या। अच्छा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ जिसकी बेस पे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आप किसी जॉब पे जा रहे हैं, आपने इंटरव्यू दिया, ठीक है। इंटरव्यू देने के बाद आप सेलेक्ट भी हो गए हैं, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या काम करना है, मेरा मीन्स की मेरी क्या रोल रहने वाला है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे नहीं पता। मुझे पर्टिकुलर क्या टास्क कंप्लीट करना है, मुझे ये भी नहीं पता। मेरी टाइम कितना है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, मुझे ये भी नहीं पता। मुझे मतलब सब कुछ अनक्लियर सा है। जब सब कुछ अनक्लियर होता है तो माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि मैं करने तो जा रहा हूँ, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे जॉब मिल गई है, 30,000 रुपये की पर मंथ सैलरी जो है मुझे मिलेगी, ठीक है, फिक्स अमाउंट मिलने वाला है। बट ये अमाउंट मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, मीन्स कि मैं वहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या रोल अदा करूँगा, मेरा सुपीरियर कौन होगा, मेरा सबॉर्डिनेट कौन होगा, ये सभी कन्फ्यूज़न हो गया। ठीक है। अच्छा, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना स्ट्रक्चर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी जो जॉब है, पर्टिकुलर जो भी हमें काम करना है, उसको हमें अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन का मतलब क्या है कि एक ओवरऑल मैप है जिसके थ्रू हम जितनी भी कन्फ्यूजन्स होती हैं एक एम्प्लॉय के बीच में और एक एम्प्लॉयर के माइंड में, दोनों के माइंड के अंदर जो भी कन्फ्यूजन होती है उसको क्लियर करने का सबसे आसान तरीका है जॉब को अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर दो। मीन्स कि एक ऐसा अच्छा सा ढांचा बना दो, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना दो। अगर कोई भी दिक्कत नज़र आती है, कोई भी कन्फ्यूजन नज़र आती है, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म से आपको समझ में आ जाए, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है फिर जॉब सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कि आपको जब आपके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, टाइम सब कुछ क्लियर होगा तो आपका काम जल्दी बनेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, आपका काम में मन भी लगेगा। काम में मन लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है, तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, है ना। समझ पा रहे हैं? ठीक है। समझ में आ गया एग्जाम्पल क्या समझाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर जॉब डिजाइन का मतलब क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आपसे काम करवा रहे हैं, मैं आप सभी को एज अ टीचर, ठीक है, मैं आपको टीचर का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एमकॉम की स्ट्रीम में जा रहे हो। एमकॉम का ये जो चैप्टर आपको फर्स्ट ईयर में भी आता है, एमकॉम के अंदर सेकंड ईयर में भी आता है। सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैंने बताया था मैटर करता है, सब्जेक्ट मैटर कैसे है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं कहूँ कि आप एज अ टीचर स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, आपको कंप्यूटर का वर्क भी करवा रहे हैं, आपको मेन जो कोर्स है कॉमर्स भी पढ़वा रहे हैं, ठीक है, आपसे बच्चों को खिलवा भी रहे हैं, मतलब कि प्लेग्राउंड में भी लेके जाने की ड्यूटी दी है। मीन्स कि आपको पता ही नहीं आज ये काम दे दिया, आज ये दे दिया, अब ये दे दिया, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इस कंफ्यूजन को शॉर्ट आउट करने के लिए अपनी जॉब को ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयर्स हैं, मीन्स की जो ऑनर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजाइन है, इस तरीके से करे कि सभी की जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। तो जॉब डिजाइन का मतलब क्या है, जॉब डिजाइन से ही मेरे पास क्या निकल के आने वाला है, सेटिस्फेक्शन आने वाला है। ये मैं आपके बात यहाँ पे बाद में पहुंचेंगे, पहले हम बात करते हैं क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मीनिंग तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, इनकी टेक्निक्स वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लिखूँ उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन, डिटरमिनेंट्स। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। जॉब डिजाइन इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, मीन्स की व्यवस्थित किया जाता है, हर एक चीज़ को इस तरीके से वेल मैनर से रखा जाता है, जैसे कि टास्क हो गया, ड्यूटीज़ हो गई है, जस्ट अ मिनट, ड्यूटी हो गई है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, कोई भी पर्टिकुलर जॉब को निभाने के लिए हमें उन सब चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करना होगा जिसकी मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ईजी वे में क्या कर सकते हैं, अचीव करेंगे, है ना। अब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कब कौन सा लेक्चर लेना है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कौन से टाइम के अंदर किस टाइम के अंदर मुझे कौन सी क्लास के अंदर जाना है। अगर मुझे पता नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है मैं उस टारगेट को अचीव नहीं करूंगी, है ना। अब जब छोटे छोटे टारगेट्स को मिलाकर ही तो हम पूरे अपने गोल को अचीव करते हैं नहीं करते, है ना, समझ में आ रहा है। सेम एज इट इज मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर आपको, मैंने कहा कि आपको अगर यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, ये आपका गोल हो गया। इस गोल को अचीव करने के लिए आपने छोटे छोटे टारगेट बनाए।
अभी छोटे छोटे टारगेट ही क्लियर नहीं होंगे, आपका गोल ही क्लियर नहीं होगा, तो क्या आप अपने डेली रूटीन को, डेली स्ट्रक्चर को, क्या मुझे इस टाइम में ये करना है, मुझे डेली बेसिस पे इतने लेसन्स कवर करने हैं, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट्स को, आप अपने रोल को, कि जब तक आप इसके अंदर डेडिकेटेड वे से काम नहीं करेंगे तब तक आपको ये पोस्ट नहीं मिलने वाले IAS एंड IPS के, ठीक है। सो यहाँ पे इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि हमें अपने टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करना होगा कि अगर मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस होगी, डिटेल्स होगी, व्हाट टास्क नीड टू बी डन एंड क्लियरली रोल, हर एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, टास्क की एंड रोल की। अ वेल डिजाइन जॉब हेल्प द एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वेल डिजाइन जॉब होगी ना, मीन्स की अच्छी तरीके से हर एक चीज़ वेल मैनर से एक्सप्लेन की होगी, तो एम्प्लॉय को समझने में और करने में अपने काम को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कहीं ना कहीं उसका जो कन्फ्यूज़न है, उसका जो मोटिवेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कम होगा, ठीक है, और मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। ये सारे नेगेटिव थिंग्स जैसे कि कन्फ्यूजन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गई है, ये कम होंगे क्योंकि उसे पता है कि हाँ मुझे ये करना है, जाएगा, काम करके आएगा, वापस आएगा, राइट। ये इंश्योर करते हैं एम्प्लॉय को कि वो हर एक काम को हर एक तरीके से प्लेस करे, ठीक है, प्रॉपरली प्लेस एंड कैन अडॉप्ट द चेंज। अब देखो, मैंने कहा कि आपके जैसे हमारी क्या ड्यूटी लगती है, हफ्ते के 5 दिन तो हमें अपने कोर सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है। जो 6th डे होता है हमें क्या करना पड़ता है, एक्टिविटीज़ डेज ऑर्गेनाइज की जाती है। उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर हमें कॉमर्स के स्टूडेंट के बैकग्राउंड वाले बच्चों को कॉमर्स की एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंकिंग की एक्टिविटी प्रोवाइड करती है कि बैंक में कैसे जो कैश होता है डिपॉजिट करवाने जाते हैं, विड्रॉ करवाने जाते हैं, कैसे, मतलब कि हर एक चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता है कि अब ये देखो, अगर मैं कहूँ कि पहले लगातार हम केवल स्टडी करते थे, देन हमने अपने ही फील्ड के अंदर एक प्रैक्टिकल चीज़ अप्लाई की, तो यहाँ पे मैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसको इजीली अडॉप्ट कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पहले मेरा रोल क्लियर है और ये भी रोल में ही आता है कि हाँ मुझे कॉमर्स के स्टूडेंट को ही पढ़ाना है ना, तो मैं इस चेंज को इजीली अडॉप्ट कर सकती हूँ, राइट। जिसके कारण देखो कुछ चीज़ जैसे देखो जो आपकी नॉलेज होती है ना, हमेशा बढ़ती रहती है, कोई ना कोई नई चीज़ करने से मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों को तो मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, मेरी एफिशिएंसी क्या हो रही है, वो साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे कोई नया टास्क मुझे दिया जा रहा है ना, मैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए वेल कैपेबल हो जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट वापस आ रहा है, क्वालिटी ऑफ द वर्क क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, वो तभी होगी जब हमारा स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्लैरिटी अबाउट द जॉब फंक्शन, हमारे जो भी जॉब फंक्शंस है, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आगे जो रोल आएंगे ना उसके अंदर लिखा गया है कि रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, परफॉर्मेंस, ये सारे जॉब फंक्शंस के ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स जो भी मैंने बताए, अभी मैंने बताया, क्या बताया कि गोल क्लियर होना चाहिए। अगर गोल क्लियर होगा तो हम टास्क को डेली बेसिस पे अकम्प्लिश कर सकते हैं, मीन्स के डेली बेसिस के जो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। और एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स भी देखेंगे कि हाँ एम्प्लॉय कैसा फील कर रहा है अपने डेली बेसिस के टास्क को कंप्लीट करके। जैसे मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैंने आपको बताया था कि हम डेली बेसिस पे एक वीडियो जरूर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। एक हमारा ग्रेजुएशन के बेसिस पे चल रहा है, एक हमारा मास्टर्स डिग्री के ऊपर बेसिस पे चल रहा है। तो यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे मेरी पूरे एफर्ट्स लगा रही हूँ कि हाँ तुम्हें कहीं ना कहीं एक एक वीडियो डेली बेसिस पे 2 वीडियो मिले, राइट। अब मेरा जो टारगेट क्या हो रहा है, अचीव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कैपेबिलिटीज, मेरे अंदर जो एफिशिएंसी वो बढ़ रही है ना, मेरी जो एनर्जी हो तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी एनर्जी के साथ मुझे काम करने के लिए नेक्स्ट डे फिर एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे आज फिर एक नया चैप्टर पढ़ाना है ना, समझ पा रहे हैं। तो मेरे जो एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स है, मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा जो क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन को, ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ओनर होते हैं ना उनको सेटिस्फैक्शन से भी इंपॉर्टेंस होती है कि हाँ एम्प्लॉय खुश है या नहीं है। अब उन्होंने देखो मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से मुझे काम सौंपा हुआ है ना, तो मैंने क्या किया, उनके टारगेट को समझा, ठीक है, मुझे क्लियरली एक्सप्लेन किया कि मैम आपका ये काम है, आपको ये करना है, ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैं अगर उसको डेली बेसिस पे टारगेट को कंप्लीट कर रही हूँ तो मैं कैसा फील करूँगी, हैप्पी फील करूँगी। तो एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स भी मैटर करता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय के फीडबैक से ही हमें मिलता है क्या कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सही रास्ते में चल रही है, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय को सौंपा हुआ है वो सही सौंपा हुआ है, नहीं सौंपा हुआ है, ठीक है।
टास्क वैरायटी का मतलब क्या है, काफ़ी सारे परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, काफ़ी सारे मतलब एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मुझे केवल पढ़ाना नहीं होता, मुझे एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करवानी होती है, ठीक है। साथ ही साथ मुझे असाइनमेंट्स भी लेने होते हैं, साथ ही साथ मुझे टेस्ट भी लेने होते हैं, मुझे पेपर भी कंडक्ट करवाने होते हैं। सो मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाती हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है जो मेरी जो स्किल है, मेरी जो कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे हायर किया है। तो अगर मुझे किसी चीज़ में कमी नज़र आ रही है तो वो मुझे ट्रेन करेंगे। तो टास्क की भी वैरायटी यहाँ पर देखी जाती है। टास्क वैरायटी का मतलब क्या है, आपको काम इतना इंटरेस्टिंग वे से करना जिससे कि आप बोरियत को क्या है हटा सकते हो, प्रिवेंट बच सकते हो इस चीज़ से। बेसिकली द टास्क आर द डिफरेंट थ्रो देयर एज द डिपेंडेंट, दे आर रिक्वायर्ड टू द वैरायटी ऑफ द स्किल, रिपीटेटिव टास्क डू नॉट रिक्वायर द वैरायटी ऑफ द स्किल। क्या कह रहे हैं कि अब मोस्ट ऑफ क्या होते हैं कि जो काम होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा टेक्निकल वर्क है तो वहाँ पर आपको स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पर टेक्निकल वर्क नहीं होता, या फिर मैं कहूँ कि डेली बेसिस पे आप एक ही काम कर रहे हैं, डेली आप पैकेजिंग का काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, आप डेली बेसिस पे एक ही काम कर रहे हैं, लगातार वही काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्किल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट इतना टेक्निकल, इतना कंसेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें देखी जाती है कि आपकी जो टास्क है, आपकी टास्क की वैरायटी क्या है, नॉर्मल है या फिर हार्ड है। हार्ड है तो आपको डेली मोटिवेशन दिया जाएगा, डेली ट्रेनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टीच किया जाएगा कि यहाँ ये काम कैसे किया जाएगा। अगर सिंपल है तो नॉर्मल सी बात है, रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। टास्क आइडेंटिटी का मतलब क्या है, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय को ये फील होना चाहिए जो मैं काम कर रहा हूँ ना, वो काम ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। मुझे पता है ये इतना काम मैंने किया है, और इस काम के लिए अगर मैं ये काम नहीं करता तो ऑर्गेनाइजेशन की ये बाकी काम अभी स्टार्ट भी नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर घर में अगर खाना बनाना है, रोटी बनानी है, रोटी बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, आटे का डो बनाना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आटा हमने गूंद लिया है, तो जब तक आटा गूंदेंगे नहीं तो तब तक रोटी बनेगी नहीं। तो यहाँ पर जो ये मैंने कहा कि मेरा रोल ये था कि मैंने आटा गूंदा, तभी मम्मी ने मेरे लिए रोटी बनाई, तो मेरा रोल मैंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। जब तक अपने आप के लिए अंदर प्राउड फील नहीं होगा ना, एक वैल्यू जनरेट नहीं होगी, तब तक एक क्या है, मोटिवेशन की फीलिंग्स नहीं आती, ठीक है। एक काम करने का ये कहते हैं ना कि एनर्जी नहीं आती, ठीक है। तो हर एक चीज़ के अंदर आपको अपने आप की आइडेंटिटी ढूंढनी है, ठीक है, कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरा काम किए हुए पर कितना ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है, कितना मुझे वो रिवॉर्ड दे रही है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। टास्क सिग्निफिकेंस कितना इंपॉर्टेंस है साथ, जो कि मैंने अभी आप ऊपर वाले के साथ ही मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट जाता है टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि हार्ड है, कम है, ये सब ना माइंड के ऊपर चलता है। अब मैंने कहा कि आपका एमकॉम का सिलेबस, इवन इनकम टैक्स का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, बीकॉम क्लासेस के अंदर इनकम टैक्स आता है, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में भी आता है इनकम टैक्स का सब्जेक्ट। बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आपको पता है हमने इसके मोस्ट ऑफ मैंने कहा कि सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड तक हमने कर लिया, केवल 3 चैप्टर रहते हैं जो प्रैक्टिकल है। अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम आसान है। ये सब आपके सोच के ऊपर बात है, परसेप्शन के ऊपर बात है। अगर आप सोच रहे हो कोई चीज़ मुश्किल है, चैलेंजिंग है, तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन की जरूरत होगी। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ सिंपल है, ठीक है, तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। जॉब फंक्शन जो भी मैंने आपको बताया था, आपके टास्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी आपके अंदर इसके अंदर आते हैं। जॉब रिलेशन का मतलब क्या है कि आप और आपके जो सुपीरियर है, आपके जो सबॉर्डिनेट है, उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। जॉब टेक्निक्स अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मीनिंगफुल क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक एफिशिएंट वे से अपने वर्कर से काम करवा सकते हैं। समझ में आ गया? ये थे आपके जॉब के जो डिज़ाइन करने के लिए जो फैक्टर्स थे, जो कि इन चीज़ों को हमें ध्यान में रख कर हमें अपनी जॉब को डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है। अब बात आ जाती है जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनराजमेंट, एंड यहाँ पर एक पॉइंट और है, जॉब री इंजीनियरिंग। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 5 पॉइंट है, बट आपके सिलेबस में किसी के अंदर जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, किसी के अंदर जॉब री इंजीनियरिंग नहीं होगा। मैं आपको सभी बता दूंगी। जॉब सिंप्लीफिकेशन का स्पेसिफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके काम को इतना सिंपल वे से आप एक्सप्लेन करो कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। जैसे शादी के अंदर मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, लास्ट लेक्चर से हमारा चल रहा है कि अगर किसी के घर में शादी है, ठीक है, तो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए, भाई मेहंदी का फंक्शन तुम्हें प्रॉपर संभालना है, हल्दी का फंक्शन तुम्हें प्रॉपर संभालना है,
चाहे किसी भी कोई भी फंक्शन आ रहा है, मेहंदी हो, हल्दी हो, या फिर मेन कोई भी हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, तो खाने का जो काम है वो आपको संभालना है। और जब कोई जा रहा है, मतलब कि शादी कंप्लीट हो रही है कोई, या फिर वैसे ही पहले जा रहा है, तो उनको जो विदा करने का प्रोसेस होता है ना, हम उनको विदा करते हैं ना, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं हम उसको विदा करते हैं, तो उनको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन को दे दी। तो यहाँ पर हमने जॉब को प्रॉपरली डिफाइन कर दिया कि तुम्हें ये काम करना है, ठीक है, तुम्हें ये काम करना है। हम उससे फिर आंसरेबिलिटी लेंगे कि हाँ जी क्या परफॉर्मेंस रही, तुमने क्या किया। तो ये होता है जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि आज जो तुम्हें काम दिया है, मान लीजिए आज मैंने तुम्हें मेरे ऑफिस में अपॉइंट किया है और आज तुमसे मैंने कंप्यूटर का काम करवाया है। किसका काम करवाया? कंप्यूटर का। मैंने तुमसे पेपर प्रिंट करवाए हैं, पेपर टाइप करवाए हैं, ठीक है, और अदर काम करवाए हैं, ठीक है। देन उसके बाद 3 महीने के बाद मैंने तुम्हें देखा कि तुम कंप्यूटर का काम अच्छा कर रहे हो, फिर मैंने कंप्यूटर तुम्हें टीच करने के लिए बोल दिया। टीच समझते हैं, पढ़ाने के लिए बोल दिया कि तुम्हें अब 6 to 8 क्लास तक कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ाना है। फिर मैंने देखा तुम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो, और साथ साथ में आप ये कहते हैं ना कि पढ़ाई के साथ साथ खिलाई भी, आप खेल भी अच्छा करवा रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तुम्हें नेक्स्ट 3 महीने के बाद, यहाँ पे 3 महीने का गया, यहाँ पे 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर मैंने तुम्हारी क्या है पोस्ट चेंज कर दी, जिसके और मैंने तुम्हें स्पोर्ट्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। छोटे बच्चों को वही 6 to 8 क्लास वाले बच्चों को आप क्या करेंगे, गेम पीरियड हर एक क्लास को अटेंड करवाएंगे। तो ये क्या हो रहा है कि एक पीरियोडिक टाइम के बाद मैंने क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी पोजीशन, जिस पोजीशन पे तुम प्रेजेंट में काम कर रहे थे, मैं उसको बार बार चेंज करते जा रही हूँ। और इसका चेंज करने का कारण पता है क्या है, कि आप एक चीज से बोर ना हो, पहला रीजन। दूसरा कि आपकी एफिशिएंसी, मैंने आपकी एफिशिएंसी को देखा, मैंने आपकी कैपेबिलिटी को देखा और उसके हिसाब से मैंने आपको काम देते चले गए, ठीक है। तीसरा, मैंने आपको फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर कर दिया। इन केस चाहे आपको कंप्यूटर नेक्स्ट क्या पता ये स्कूल छोड़ के जाओ, ये कॉलेज छोड़ के जाओ, तो नेक्स्ट स्कूल के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कंप्यूटर की भी है, टीचर की भी है, स्पोर्ट्स की भी है, तो आप तीनों पोस्ट के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो आपका फ्यूचर क्या हो रहा है, सिक्योर हो रहा है, कैरियर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं जॉब रोटेशन के ऊपर। जॉब रोटेशन का मतलब क्या, मैंने बताया कि जॉब रोटेशन का मतलब क्या है कि पीरियोडिकली क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है फ्रॉम वन जॉब टू द अनदर जॉब विद इन द सेम लेवल ऑफ द स्किल, ठीक है। यहाँ पर कोई सैलरी की एनहांसमेंट नहीं होती, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पर आपको मल्टीपल टास्क के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको हम ये कह सकते हैं क्रॉस ट्रेनिंग है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, बोरियत को कम कर रहे हैं, की पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आप एक ही काम को डे बाय डे साल 25 साल तक लगातार यही काम करते जाओ, तो एक हैबिट भी बन जाती है। बट आप यही बात है कि एक एनर्जी के साथ आप उस काम को नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी जो स्किल है वो डेवलप हो रही है, क्योंकि मैं आपको डेली बेसिस पे, ठीक है, अलग अलग तरह की आपको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, रोल अदा कर रही हूँ, कि कभी टीचर के रोल में, कभी कंप्यूटर के पॉइंट पे, या फिर मैं कभी स्पोर्ट्स टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपका जो रोल है वो अलग अलग हो रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑब्वियस ही बात है, नजर आ रही है आपको, एनहांस हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। अब देखो मैंने कहा कि आपको हर दिन हर तीसरे महीने क्या मिल रहा है, एक नया चैलेंज मिल रहा है, एक नई पोस्ट मिल रही है, एक नई एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा या नहीं होगा, राइट। आप फ्यूचर के रोल के लिए भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कैरियर एडवांसमेंट होगा, है ना। फ्यूचर में अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। बैंक का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट। ध्यान से सुनना इस शब्द को, क्या कह रहे हैं। जॉब एनरिचमेंट का मतलब, देखो आप यहाँ हैं, ठीक है, इस लेवल पर हैं, या बैठे हुए हैं, ठीक है। मैंने देखा आप ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, आपकी रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मैंने अथॉरिटी, और मैंने आपकी सैलरी, सब कुछ मैंने बढ़ा दिया। मीन्स कि पहले जिस लेवल पे काम कर रहे थे उस लेवल से आपको ऊपर वाले लेवल मैंने प्रोवाइड कर दिए। मीन्स कि ऐसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड रीच करना, दैट मीन्स आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हो। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, ये पेन है, ठीक है, पहले आपकी ये पोजीशन है और उस पोजीशन के बाद आपकी पोजीशन इससे ऊपर आ चुकी है। मीन्स कि जिस लेवल पे आप काम कर रहे थे ना, उससे बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को एनहांस कर रही है, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस कर रही है, ठीक है, आपको और सेटिस्फाइड कर रही है,
जॉब डिज़ाइन इस तरीके से, ये सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊँ ना टेक्निक है मोटिवेशन की। अगर कोई एम्प्लॉय को मोटिवेशन करना है तो उसका प्रमोशन कर दो, जो कि इसका सेकंड नेम क्या कह सकते हैं हम, एनरिचमेंट कर दो, ठीक है। एनरिचमेंट में क्या होती है, सभी चीज़ इंक्रीज होती है, ध्यान से समझ में आ गया। बट एनलार्जमेंट में क्या होता है कि आप इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आपको रोल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अथॉरिटी, ये सब बढ़ा दी है। तो कह रहे हो मैम ये तो सेम सेम तो नजर आ रहा है। नहीं बच्चे, सेम नहीं है। सेम कैसे कह सकते हो, यहां पर मैंने कहा सैलरी भी बढ़ी है, यहां पे सैलरी नहीं बढ़ती है, यहां पर आपको और ज्यादा यहां पर ही आपको एक्सटेंड कर दिया जाता है। मींस कि ये आपका वर्टिकल में होता है, वर्टिकल प्रैक्टिस है, ठीक है। वर्टिकल कहीं ना कहीं आपका जॉब की डिजाइन हो रही है, यहां पर कैसी हो रही है, हॉरिजॉन्टली हो रही है। समझ पा रहे हैं, मींस कि आपकी केवल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, सैलरी स्टेटस नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ रही है। आपको जो काम कर रहे थे ना उसके अंदर कुछ और एडिशन कर दिया। पहले क्या कर रहे थे, केवल कंप्यूटर का काम कर रहे थे, मैंने उसी के साथ साथ आपको क्या कर दिया, आपको टीचिंग भी करनी है, 3 लेक्चर कंप्यूटर पढ़ाने के भी लेने हैं, और 3 लेक्चर आपको कंप्यूटर का वर्क करना है, जो कि आपका ऑफिशियल वर्क है, ठीक है। टोटल 6 लेक्चर हो गए, फिर आप अपने घर जा सकते हो। यहाँ पर तो ये हो गया ये वाला पॉइंट कि आपको ये काम भी करना है, ये भी काम करना है। बट यहाँ पर क्या होगा कि आप पहले कंप्यूटर का काम करते थे जिसके ऊपर आपको केवल 5,000 रुपये मिलते थे, अब आपको कंप्यूटर की बजाय कंप्यूटर टीच करना है जिसके ऊपर आपको 8,000 रुपये मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखो, पहले आप केवल ऑफिस का काम संभाल रहे थे, अब यहाँ पे बच्चों से भी मेलजोल हो रहा है, ठीक है, पेरेंट्स से भी होगा, अदर स्टाफ मेंबर से भी होगा, ठीक है, उनकी पिटाई भी कर सकते हो, उनको रिवॉर्ड भी दे सकते हो, यहाँ पर सब कुछ बढ़ रहा है। बट यहाँ पर सैलरी छोड़ के बाकी सब बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। एनरिचमेंट का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, वर्टिकल एनलार्जमेंट का मतलब होता है इसी लंबाई में। अब देखो इसको पढ़ो, सिंपल सा नजर आएगा। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या है, वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब। वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा था जहां पर टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल ग्रोथ ऑफ एंड द डेवलपमेंट के लिए आपको मिल रही थी। दिस अप्रोच इज एम टू मेकिंग द जॉब मोर रिवॉर्डिंग एंड देयर सेटिस्फाइड। आपको रिवॉर्डिंग भी किया जाएगा, मींस कि आपकी सैलरी भी एनहांस की जाएगी, और आपको सेटिस्फाइड तो ऑब्वियस ही बात है, करेगा नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, जिसके कारण आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा और आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी बच्चे। और साथ ही साथ आप टर्नओवर मींस कि छोड़ के नहीं जाने वाले, बट एनरिचमेंट के अंदर आप कहीं ना कहीं छोड़ के जा सकते हैं अगर आपका मोटिव केवल पैसे कमाना हुआ तो। अगर आपका मोटिव कुछ सीखने का है, ठीक है, मैंने आपको बताया था थ्योरी, मोटिवेशन की थ्योरी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स वाले पर्सन ऐसे थे जो कि केवल पैसे के लिए काम करते, थ्योरी वाई वाले पर्सन कैसे थे, जो कि कुछ सीखना चाहते थे, है ना। तो अगर आप थ्योरी वाई के कैटेगरी में आते हैं तो आप इस जॉब में रह सकते हैं, अदरवाइज थ्योरी एक्स वाले में तो आप स्किप कर जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा पावर मिलती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, आपको डिसीजन लेने के लिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपको बहुत सारी अथॉरिटी मिल जाती है, ठीक है, जिसके कारण आप देखो कोई भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कोई भी अपने यहाँ डिसीजन ले रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो स्किल है वो एनहांस होगी नहीं होगी, ऑफकोर्स होगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप कस्टमर का फीडबैक लेंगे, आप स्टूडेंट्स का फीडबैक लेंगे, ठीक है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अपने कस्टमर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी डिस्प्यूट्स होती हैं, या मैं कहूँगी ग्रेवेंसीज होती हैं, उनको सॉर्ट आउट करेंगे, ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसी के बारे में अगर फीडबैक ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा पावर दी जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं करवा देती हूँ आपको। ये कहते हैं कि कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द जॉब एनरिचमेंट फॉर इट्स कस्टमर सर्विसेज, ठीक है। अपनी कस्टमर की सर्विसेज के रिगार्डिंग उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब एनरिचमेंट का कंसेप्ट अप्लाई किया है। ये कहते हैं कि आपको केवल कस्टमर की कंप्लेंट्स को या क्वेरीज को हैंडल नहीं करना, साथ ही साथ उसको सॉल्व भी करना है। उसके लिए यहाँ पर आप देखो, पहले तो क्वेरीज ले रहे थे, अब जिसने ली है क्वेरीज वो उसको सॉर्ट आउट भी करेगा। सॉर्ट आउट करने का मतलब क्या है, पूरी हेडेक उठाई है उस पर्सन ने कि हाँ मैं इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, नहीं बढ़ गई है ना। कस्टमर इशू थे वो स्टार्टिंग से लेके एट द एंड तक वो हमें क्या करने हैं, रिजॉल्व करने हैं, सॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको कंप्लीट करना है। और अगर वो कंप्लीट कभी तभी कर पाएगा जब उसके पास क्या होगी, थोड़ी बहुत पावर होगी। पावर कैसी, कि उसके पास खुद का शेड्यूल होगा, खुद कैसे ट्रीट कर सकता है एम्प्लॉइज को, उसके पास पूरा चॉइस है,
ठीक है, उसके पास पूरी तरीके से मेथड है, टेक्निक्स वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने तरीके से समझा सकते हैं एम्प्लॉय को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में ही बोल के समझाएं, जैसा वो जिस चीज़ में जिस भी तरीके से वो कस्टमर कंफर्टेबल है हम उससे बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल का एग्जाम मैं इसलिए ले रही हूँ, मोस्ट ऑफ एज ए पेरेंट्स को हेजिटेशन होती है कि टीचर से बोलने में, वो सोचते हैं कि टीचर्स हमेशा इस तरीके से बोलेंगे, बट मैंने नोट किया कि जो पेरेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, जैसे कि पंजाबी है तो पंजाबी में बोलते हैं, ठीक है, और हरियाणवी है तो हरियाणवी में बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे वे बोलते हैं हम वैसा थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या हो जाता है वो भी खुल जाते हैं और अपनी बातों को अच्छे से रख पाते हैं, हम भी अपने आप बातों को अच्छे से रख पाएंगे। जब तक हम अपने कस्टमर को समझेंगे नहीं तब तक थोड़ी ना कोई फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पे यही बात है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई, हमारे पास दूसरों के साथ बातचीत करने की अपॉर्चुनिटी आई, हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये आई कि हम क्या है फील्ड में उतर के उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक को हमने फीडबैक को देखने के बाद जो मेन प्रॉब्लम थी उसको रिकॉग्नाइज किया। तो ये सभी के सभी यहाँ पर ये पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। जॉब एंड रीचमेंट में ये इसके की पॉइंट्स, आप इसको एक्सप्लेन करके बढ़ा भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जॉब एनलार्जमेंट का मैंने मतलब बताया कि जब हम क्या करते हैं, हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है, वहाँ पर हमारा सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं होता है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे पास जो पावर है वो तो आ जाती है, परंतु हमारे पास सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होती है। इसका मेन मोटिव यही होता है कि जो आप काम कर रहे थे उस काम के साथ साथ आपको और एडिशन काम दे दिया जाता है कि आप उस काम से जो पहले काम कर रहे थे उसमें बोर महसूस ना करें, ठीक है, और उस अदर काम को भी उसके साथ ज्वाइन करके करें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेक द जॉब मोर इंटरेस्टिंग बाय एडिंग मोर टास्क टू इट। आपके काम के अंदर और टास्क को ऐड करके आपके काम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द डूइंग द सेम थिंग रिपीटेडली, आप लगातार एक ही काम को करते जा रहे हैं, उसकी बजाय आपके काम के अंदर और काम ऐड कर दिया जाए, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी क्यों। अब मैंने देखा कि मैंने देखा कि आप कंप्यूटर का काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, 3 महीने का टाइम मैंने नहीं लिया, मैंने साथ ही साथ आपको कहा कि आपको टीच भी करना है। मैंने आपकी स्किल को यूटिलाइज किया, मैंने आपकी बोरियतपन को हटाया, मैंने आपकी वैरायटी के टास्क में इंक्रीमेंट कर दिया, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी कि आप देखो, अब कोई पर्सन ना लगातार बैठकी का काम कर रहा है, फील्ड का काम नहीं कर रहा, ठीक है। फील्ड का दैट मीन्स बच्चों के साथ जाके काम नहीं कर रहे, तो उसके अंदर ना कम्युनिकेशन स्किल की कहीं ना कहीं कमी आएगी। वो मतलब इतना कॉन्फिडेंस वैसे बोल नहीं पाएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए, या बच्चे मेरी समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जाता है प्रोवाइडिंग द फीडबैक्स। फीडबैक क्या है, अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम इस तरीके से समझ नहीं आ रहा, तो इस तरीके जैसे मैं आप लोगों को भी नॉर्मली कहती हूँ, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स में तो मुझे ऑन द स्पॉट फीडबैक मिल जाता है, बट ऑनलाइन वालों के बच्चों के लिए मैंने भी आपके लिए ऑप्शन डाला हुआ है कि अगर आपको कुछ सजेशन देना है मुझे, तो आप मुझे दे सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खड़े है ना, कि मैम इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से पढ़ाइए। जैसे बच्चों ने कहा कि मैम आप हमें कंटेंट की PDF भी प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, जो आप पढ़ाते हो उनकी हमने वो भी प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है। हम जैसे आप कहते हो पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है, इमेजिनेशन के थ्रू, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब्जेक्ट में आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाइए। तो ये सभी चीज़ें हमने ऐड ऑन कर दी, जैसे जैसे आप सजेशन देते जा रहे हैं हम उनको ऐड ऑन करते जा रहे हैं, या फिर कोई कमी नजर आ रही है तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी जॉब को डिज़ाइन करने में। एक ऑर्गेनाइजेशन इन सभी चीज़ों को बहुत गहनता से नोट करता है कि हाँ बच्चों को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कौन कस्टमर आज नया आ रहा है, किस प्रोडक्ट के लिए नया आ रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलो जॉब रोटेशन हो गया। जॉब इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि री इंजीनियरिंग, ध्यान से सुनना, री इंजीनियरिंग मीन्स की जो पोजीशन थी उसको दोबारा से रीडिज़ाइन किया जा रहा है, री थिंक किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है, अब देखो मान लीजिए किसी काम को करने का तरीका हमने सोचा हुआ, जैसे कि मैं कहूँ किसी भी पर्सन को, मैं आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने नोटिस इशू किया, देन आप लोगों ने फिर एप्लीकेशन फिल की, मेरे पास सबकी एप्लीकेशन इकट्ठा हो गई है, फिर मैंने उसमें से शॉर्ट लिस्टेड किया कि कौन कौन से कैंडिडेट क्या है, क्वालिफाइड है नहीं है, उनको मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया। देन उसके बाद मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया, देन उसके बाद पहले टेस्ट लिया, फिर इंटरव्यू लिया, देन कहीं जाके मैंने आपको सेलेक्ट किया, ठीक है। एक तो मैं इतना पेपर वर्क कर रही हूँ, इतना मैंने मेहनत की है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है, टाइम भी ज़्यादा लग रही है, बहुत सब चीज़ें बढ़ रही है मेरी। मैंने क्या किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँ कि मैंने केवल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, सीधा ऑटोमेटेड आपको सेलेक्ट कर ले, मीन्स कि सारा काम विद इन 1 डे, विद इन हाफ एंड मतलब कि 6-7 घंटे का काम, या फिर मैं 1-2 घंटे का काम कहूँ,
एक तो मैं इस प्रोसेस को अप्लाई करूँ, एक मैं इस प्रोसेस को अप्लाई करूँ। पहले मैं इसको करती थी, मैंने देखा एक टेक्निक आई हुई है, एक टूल आया हुआ है जिसकी मदद से मैं इस काम को इतने सरल तरीके से कर सकती हूँ, तो मैंने मेरी जॉब को री इंजीनियरिंग कर दिया। मैं इसकी टेक्निक को यूज करके रीथिंक किया, ठीक है, और काफ़ी सारे टूल और टेक्निक्स का यूज़ करके, एप्लीकेशंस का यूज़ करके मैंने मेरी जॉब को रीडिज़ाइन करवा लिया, जिससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनका काम भी कम हो गया और मेरे को जो चाहिए था मुझे वो टाइम पे मिल गया, ठीक है, जिससे मेरी कॉस्ट होगी, मेरी क्वालिटी होगी, मेरी सर्विसेज होगी, मेरी स्पीड होगी, सब कुछ में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी एंड टूल्स का यूज़ करते हैं और जो हमारी प्रोसेस है किसी काम करने की उसके अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। क्लियर आ गया, समझ में आ गया। माइकल हैमर जी ने डिफाइन किया गया कि जॉब री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, फंडामेंटल री थिंकिंग है, रेडिकल रीडिजाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस है, कैसे, वो भी टूल्स एंड टेक्निक का यूज करके। ओके, कोई दिक्कत है बच्चे, कोई परेशानी? आई होप नहीं होगी, ठीक है। यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे जॉब की बजाय यहाँ पे कोई और काम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? हमारी हो गई है टेक्निक्स, मैं आपको बता देती हूँ, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। टेक्निक्स हो गई है हमारी, जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है, जस्ट 5 से 7 मिनट का काम रहता है, देन होता है हमारा चैप्टर फिनिश। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना बच्चे, या फिर मैं कहूँगी किसी, आपका क्लासरूम है, ठीक है, आपका क्लासरूम है, कई बच्चे क्या होते हैं, उनका क्लासरूम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। रीज़न क्या है? रीज़न ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी डी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, आप डिफरेंट लोकेलिटी से आए होंगे, डिफरेंट स्टेट से आए होंगे, है ना। मैंने कहा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि चंडीगढ़ से आए हैं DU के अंदर, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि हरियाणा से आए हैं, कई बच्चे ऐसे जो कि UP से आए हैं, डिफरेंट स्टेट से आते हैं, ठीक है जी, तुम सभी बच्चे आ गए हो यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पर मन लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि तुम्हारे कल्चर कुछ अलग है, मेरा कल्चर कुछ अलग है यहाँ पे डी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे खान पान हो गया, ठीक है, यहाँ का रहन सहन हो गया, ठीक है, यहाँ की जो बोली होगी, लैंग्वेज होगी है, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो लोगों की विचारधारा है वो भी डिफरेंट मिलेगी, पता है इस बात का। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आपकी जॉब इसी एरिया में लग जाए, अब पढ़ाई की छोड़ो, तुम्हें मैं जॉब में लेके आया, तुम अलग अलग एरिया की जॉब से, अलग अलग एरिया से यहाँ जॉब करने आ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर तुम इजीली एडजस्ट हो जाते हो तो कहने का मतलब क्या है, तुम्हारी जो फीलिंग है, पर्सनल जो फीलिंग है, वो क्या कहेगी, हाँ जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया। कहोगे या नहीं कहोगे? तुम्हारा एटीट्यूड उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, जो कि आपके बिहेवियर में नजर आएगा। आएगा नहीं आएगा? अगर आपका किसी पर्टिकुलर जॉब में मन लग चुका है तो आप अपने काम को बड़े खुश होके करोगे, है ना, जिसके कारण आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियस है बढ़ेगी, है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि आप अपनी जॉब से खुश हैं या खुश नहीं हैं, उसके बारे में जानना है। अगर आप जॉब से खुश नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसको छोड़ देंगे, या फिर मैं कहूँ कि आप इस पर्टिकुलर लोकेलिटी से ही चले जाएंगे कि हाँ मुझे जॉब नहीं करनी, इससे अच्छा तो मैं अपने घर वाले, अपने यूपी में ही ठीक था, अपने हरियाणा में ही ठीक था। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, क्या कहता है, हाउ द हैप्पी एंड द कंटेंट एम्प्लॉय फील अबाउट देयर जॉब। आप क्या अपनी जॉब के रिगार्डिंग कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जो कि आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। अगर आपकी इनर फीलिंग कैसी है, अच्छी है, बढ़िया है, तो आपकी वो जो भी फीलिंग है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपके बिहेवियर में नजर आएगा, ठीक है, आपके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को दिखाएगा कि हाँ आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है आपका वहाँ पे मन लगा हुआ है, आप उस जॉब से पूरे तरीके से सेटिस्फाइड है ना। आपकी अगर आप क्या है, खुश हैं तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी। नेगेटिव है मीन्स कि आप खुद जॉब से खुश नहीं है तो आपकी या तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सेंटिज्म मिलेगी, मीन्स कि आप उस जॉब पे 4 दिन जा रहे हो, 2 दिन छुट्टी पे हैं, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। या फिर आप लेट जा रहे हो, ठीक है, वहाँ किसी से बोलते नहीं हो, ऐसा कुछ नजर आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पे है, काफ़ी सारे फैक्टर हैं, बट यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बाइफरगेट करूँ तो जो फैक्टर हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरा आपके पर्सनल डिटर्मिनेंट्स हैं। ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी वेजेज हैं, जो आपको पे स्केल मिलती है,
क्या आपको उतनी मिल रही है जितनी आपने आप जितना आप काम कर रहे हो? ठीक है, अब आप सभी बच्चे एमकॉम के अंदर हो चुके हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे सबसे पहले एज ए प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अपना करियर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन मैं कह रही हूँ कि आपने जब फर्स्ट टाइम स्कूल में ज्वाइन किया तो आपको कह रहे हैं केवल आपको 10,000 रुपये पे स्केल मिलेगा। कुछ बच्चे खुश होंगे इस बात के लिए, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत कम पे स्केल है। आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, स्कूल में कर रहे हो, कॉलेज में कर रहे हो, 10,000 बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। मिनिमम आपकी 25 to 30,000 होनी चाहिए पर मंथ सैलरी 12th क्लास को पढ़ाने की, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी जो कि जिसमें यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कभी कहेंगे मैम ने बोला था 25,000 सैलरी होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि अगर आप जो काम कर रहे हो, आपकी काम करने के साथ साथ आपको उतना ही बेसिस मिल रहा है तो आप उस जॉब से सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, जिस तरह का आप काम कर रहे हो, वो भी आपकी बात की जा रही है कि नेचर ऑफ वर्क, आपकी क्वालिफिकेशन है एमकॉम, आपको दिए जा रहे हैं बच्चे नर्सरी के, तो आप पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड होंगे। मैं स्कूल का एग्जांपल पता है क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आप सभी बच्चे इस लाइन से गुजरे हैं। आपने भी स्कूलिंग पास आउट किया, आपने भी ग्रेजुएशन की है, आपने भी मास्टर्स डिग्री में पहुंच चुके हैं नहीं पहुंच चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिठा दूँ, मैं कहूँ कि आपको फील्ड का काम दे दिया, आपको कम समझ में आएगा बेटा, देने के तो मैं भी दे दूँ। कह रहे हैं कि मैम आप बार बार स्कूल को क्यों लेके आ रहे हो, हैं? अरे इसलिए लेके आ रहे हो क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए। कहते हो तो एग्जाम्पल हम तो चेंज कर लेंगे, बताओ। हाँ, तो नेचर ऑफ वर्क क्या कह रहे हैं कि अब मैं कह रही हूँ कि तुमने सबने एमकॉम कर लिया और मैं कह रही हूँ कि तुम्हें मैं नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाऊं और तुम्हें दूंगी मैं केवल 3,000 रुपये। क्या ऐसा लगेगा? एक बार तो ये सोचोगे कि हाँ मिल रही है जॉब, आने दो, 3,000 तो आ रहे हैं, खाली बैठे तो सही है। नहीं, क्योंकि आप उस जॉब के ऊपर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रुक सकते। तो इसीलिए नेचर ऑफ वर्क भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या है कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हो वो कैसा है, सेफली है, ठीक है, आप उस ज़्यादा नॉइजी तो नहीं है, ठीक है, ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह तो नहीं है, धुआं तो ज़्यादा नहीं उठता, तो ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। जॉब कंटेंट के बारे में बात की जाए तो जॉब कंटेंट दैट मीन्स आप उस जो काम आपको ऑफर किया गया है, ठीक है, वो आपके लायक है या नहीं है, वो देखना है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के बारे में बात की जाए, अगर आपकी पोजीशन, एक तो मैं नर्सरी क्लास की टीचर की पॉइंट में करूँ, एक आपको मैं +2 क्लास के लिए पढ़ाने के लिए करूँ, दोनों के कॉन्फिडेंस में ना दिन रात का फर्क होता है। कभी महसूस करना जब आगे जाओ, क्योंकि जितनी बड़ी क्लासेस को बताओगे आपका कॉन्फिडेंस है ना उतना ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, और जितनी छोटी क्लासेस को पढ़ाओगे आपका इन टीचर्स के सामने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे पता है नज़र कम आता है, ठीक है। रीज़न यही है कि आप यहाँ पे बड़े बच्चों को टैकल करते हैं, यहाँ पे छोटे बच्चों को टैकल करते हैं, तो जो कॉग्निशन पावर होती है आपकी माइंड की वो उसी के हिसाब से डिज़ाइन हो जानी शुरू हो जाती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी कैसी है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि हाँ हर साल के बाद आपकी पे स्केल बढ़ रही है, हर किसी फेस्टिवल के ऊपर आपको बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, ये सभी चीज़ें देखी जाती है। वर्क ग्रुप दैट मीन्स जो आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है, वो ग्रुप के अंदर आप अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। क्या आप लीडरशिप स्टाइल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स कि आप अपने जो पूरा ग्रुप है उसको लीड कर पा रहे हैं कि हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि किसी भी फेस्टिवल्स के ऊपर ये सभी चीज़ें नोट आउट की जाती हैं, ठीक है। ओके, पर्सनल डिटरमिनेंट्स के बारे में बात की जाए तो मीन्स कि आपकी खुद की पर्सनालिटी, आप कैसा सोच रहे थे, ठीक है, आपको वैसा मिला है या नहीं मिला है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपको वैसा मिला है नहीं मिला है, ठीक है। जेंडर की बेस पे भी मोस्ट ऑफ ऐसा देखा जाता है, जैसे कि अगर मैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर बात करूं, ठीक है, एक तो होता है कि लोन रिकवरी का काम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं फील्ड का वर्क, ठीक है। एक ऐसा होता है कि एक क्लर्क का वर्क होता है जिसके अंदर में कहते हैं कि केवल बैठकी का काम है, जाके अपनी कुर्सी पे बैठना है और फिर उसके ऊपर बैठ के काम करना है। मोस्ट ऑफ फीमेल्स क्या करती है, बैठक वाला काम होता है, जो ऑफिस वर्क होता है उसके अंदर काम करना पसंद करते हैं। मेल्स क्या होते हैं, फील्ड का काम करना पसंद। तो आपके पर्सोना, जो आपके खुद के डिटर्मिनेंट्स हैं, जो खुद के फैक्टर्स भी हैं, वो भी आप बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं कि आप कौन सी जॉब के अंदर ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं या नहीं। किसी को भाई ज़्यादा घूमने फिरने का शौक है तो ऑब्वियसली बात है फील्ड का काम करना पसंद करेंगे, किसी को आराम से बैठ के काम करने का पसंद है तो वो ऑफिस का वर्क पसंद करेंगे, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के तरीके काफ़ी सारे हैं, जो कस्टमर हो गए या फिर आप खुद, जैसे कि हमारे ऑफिस के अंदर क्या होता है कि एक रेटिंग पॉइंट होता है कि आप अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाइड है, ठीक है। 10 में से 5 में से ऐसे हमें रेटिंग करनी पड़ती है, जिसकी जैसे रेटिंग होती है फिर उसके बेसिस पे हम ये देख लेते हैं कि हाँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऐसे एम्प्लॉई है जो ज़्यादा सेटिस्फाइड है, कौन से ऐसे हैं नहीं है,
फिर उनका हम इंटरव्यू भी लेते हैं कि ऐसा क्या बात है कि हाँ कि आप सेटिस्फाइड नहीं है। वो कह सकते हैं कि हाँ मुझे आने जाने में दिक्कत हो रही है, हाँ वो कह सकते हैं कि मुझे पे स्केल में दिक्कत है, हाँ वो मुझे कह सकते हैं कि ज़्यादा टाइम वर्किंग ज़्यादा है, ठीक है, या मुझे कह सकते हैं कि वर्कलोड ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर मैं कह सकती हूँ उनके बिहेवियर को आप खुद ही ऑब्जर्व करें जब वो काम कर रहे हैं ना, ठीक है, आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, ये एनर्जी से काम कर रहा है, ये खुश खुश काम कर रहा है, ये उदास होकर काम कर रहा है, इनको हम खुद फील कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम टेक्निक्स के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। चैप्टर हो गया फिनिश, मुश्किल नहीं था है। प्रीवियस ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया है, जॉब रीडिजाइनिंग की टेक्निक्स पूछी गई है, और दिसंबर 2023 में भी आया। मेरे पास आज पेपर नहीं था, अदरवाइज मैं उसको लिखती, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की हुई थी और उसके अंदर सेटिस्फैक्शन के फैक्टर्स पूछे हुए थे, ठीक है। ओके, आप चैनल पर विजिट, ये आपकी पूरी समरी हो गई, टू द पॉइंट, ये सारे 6 के 6 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ओके। ₹9 आपको पे करना होगा इस पर्टिकुलर PDF के लिए। व्हाट्सएप नंबर, email ID डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो।